हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिंदी बुक वसंत चैप्टर 3 हिमालय की बेटियां का क्वेश्चन आंसर्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने इसका चैप्टर तो पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज क्वेश्चन आंसर्स बना लेते हैं। तो इसे बनाने से पहले हम लोग पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। तो देखिए, कठिन शब्द के अर्थ क्या है। संभ्रांत मीन्स सभ्य, उसके बाद है कौतूहल मीन्स जिज्ञासा, विस्मय मीन्स आश्चर्य, बाल लीला मीन्स बचपन के खेल, प्रेयसी मीन्स प्रेमिका, आदित्यकाएँ मीन्स पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उसके बाद है उपत्यकाएँ मीन्स चोटियाँ, लीला निकेतन मीन्स लीला करने का घर, उसके बाद है यक्ष मीन्स कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, प्रतिदान मीन्स वापस, सचेतन मीन्स सजीव प्रेय, उसके बाद है मुदित मीन्स खुश, उसके बाद है खुमारी मीन्स नशा, बलिहारी कुर्बानी, नटी मीन्स कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम मीन्स जिसकी उपमा ना हो। तो ये थे आपके कठिन शब्द। तो अब देखिए, लेख से देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, तो लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि नदियों को माँ स्वरूप तो माना हो गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। अब है दूसरा प्रश्न कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर ये नदी बनी है। ये नदियां सुंदर और लुभावनी लगती हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है। तो उत्तर लिखेंगे कि जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावे ये नदियाँ गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। अब है अगला प्रश्न कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। तो उत्तर लिखेंगे कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब है अगला प्रश्न कि यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही है, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षा के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई, जो कि मानव अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। अब अगला प्रश्न कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है।
तो उत्तर लिखेंगे कि हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा। तो ये था आपका चैप्टर और प्रश्न उत्तर दोनों कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप बताइए आपको पढ़ के कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास में दी गई बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग इसे मन लगा के पढ़िए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।